हेलो नमस्कार, वेलकम है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम इकोसिस्टम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज हम ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम सेकंड, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम की बात की थी, तो प्लीज़ चैनल में बैक जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं और दोनों पार्ट्स को आप पहले देखें, समझें, एंड देन यू कम टू दिस थर्ड पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हम एनर्जी ट्रांसफर और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशंस, इन सब की बात आज के इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड कीप लर्निंग। सो हम मूव करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर हम आते हैं। इकोसिस्टम, एज आई सेड, इकोसिस्टम पार्ट सेकंड जो है आप देख लीजिएगा इस पार्ट को देखने से पहले, जिसका कि मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगाया है। आज के इस क्लास में हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं। Let me take a एक बार मैं yes, so what are the factors affecting the rate of डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन साइकिल हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट सेकंड में। तो आइए आज हम इन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर जिसकी हम बात करेंगे आज, दैट इज first factor will be chemical nature of detritus. डेट्रिटस और डेट्राइटस का केमिकल नेचर कैसा है। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इट विल बी स्लो होगी। कब? इफ डेट्रिटस इज हैविंग मोर काइटिन, if detritus is having more lignin, if detritus is having more tannin, and if detritus is having more cellulose, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगी? स्लो होगी। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, व्हेन इट विल बी फास्ट, अगर जो हमारा डेट्रिटस है दैट इज रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड, ज्यादा है उसके अंदर, तो नाइट्रोजन कंपाउंड अगर ज्यादा है तो फास्ट होगी। एंड इफ इट इज हैविंग मोर वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, मोर वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स अगर इसमें होते हैं, शुगर इसमें ज्यादा है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगी? फास्ट होगी। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की हम बात करते हैं, चेंज द कलर। सेकंड फैक्टर की बात करता हूं मैं, दैट विल बी टेम्परेचर।
टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं सो विल टॉक अबाउट दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर से यहाँ क्या मतलब है हमारा कंपैरेटिवली वार्म कंडीशंस है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। इफ लो टेम्परेचर है then decomposition will be slow, then decomposition will be decomposition कैसी होगी स्लो होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फैक्टर। दूसरा कौन सा फैक्टर होगा जो इफेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर विल बी ऑक्सीजन। नाउ हियर वी कैन टॉक अबाउट एरोबिक कंडीशन इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, राइट, एंड एरोबिक बैक्टीरिया अगर होंगे यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है, सो डीकम्पोजिशन विल बी क्या होगी, डीकम्पोजिशन विल बी स्लो, डीकम्पोजिशन विल बी स्लो। और हम ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रुक भी, स्टॉप भी हो सकती है, इट मे स्टॉप। Second condition, if anaerobic conditions will be there, सॉरी यहाँ पे एरोबिक कंडीशंस में क्या होगा, एरोबिक कंडीशन में सॉरी डीकम्पोजिशन एरोबिक कंडीशन में फास्ट होगी, इसको आप एनएरोबिक कंडीशन कर लेंगे हम इसको। अगर हम बात करते हैं पहले एनएरोबिक कंडीशंस की बात करते हैं, राइट, सो डीकम्पोजिशन विल बी स्लो, स्लो होगी और ये स्टॉप भी हो सकती है। अगर एरोबिक कंडीशन की बात करते हैं सेकंड, क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए अगर एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक कंडीशंस है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो डीकम्पोजिशन क्या होगी, डीकम्पोजिशन विल बी फास्ट, डीकम्पोजिशन विल बी फास्ट, डीकम्पोजिशन फास्ट होगी, ऑक्सीजन चाहिए डीकम्पोजिशन के लिए, राइट। सो दिस इज थर्ड। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ फैक्टर में हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं हम, फोर्थ में हम डिस्कस करते हैं सॉइल मॉइस्चर। हाँ जी, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर अगर हाई है, सॉइल मॉइस्चर, अब यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, सॉइल मॉइस्चर या तो बहुत ज्यादा है, तो अगर हाई सॉइल मॉइस्चर है तो इट डीकम्पोजिशन विल बी फास्ट। अगर सॉइल मॉइस्चर ड्राई कंडीशंस है, मॉइस्चर कम है, हमें पता है, सो डीकम्पोजिशन विल बी स्लो, डीकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा। एंजाइम एक्शन है, मॉइस्चर चाहिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, राइट। सो दिस इज अबाउट दी कंडीशंस, ये हैं कंडीशंस कुछ जो कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को डिसाइड करती हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इकोसिस्टम के फंक्शंस में हम नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ओके, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो हम सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, सन की बात करेंगे हम।
सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम के फंक्शंस में प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। नाउ टोटल सोलर रेडिएशन, इसको ध्यान से समझेंगे सब लोग। टोटल सोलर रेडिएशन इनका लेस देन, टोटल सोलर रेडिएशन का लेस देन क्या करना है? Okay, so energy flow in the ecosystem. So we are saying that sun is the prime source of the energy and total solar radiations में से less than 50% is PAR, photosynthetically active radiation. PAR stands for very important term, photosynthetically or photosynthetic
एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस हैं ये। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR। अब इस PAR में से जब हम बात करते हैं GPP की, GPP क्या है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 to 10% ऑफ PAR that can be utilized, because we know that visible spectrum विबग्योर है 400 to 700 नैनोमीटर का विजिबल स्पेक्ट्रम है। ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है सबसे ज्यादा होता है। So we are saying that less than 50% is photosynthetically active radiation, right? और इन photosynthetic active radiations का only 2 to 10% will be converted, will be used for the gross primary productivity। और ये जो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, this value will be 1 to 5% of total solar radiation। तो टोटल सोलर रेडिएशंस का ये कितना है? टोटल सोलर रेडिएशंस का ये 1 to 5% है। ये जो अमाउंट है जो कि यूज होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि विबग्योर स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम की ब्लू रेड रीजन में जो लाइट है सबसे ज्यादा यूज होती है। तो 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी यूटिलाइज्ड किया जा सकता है, और ये 1 to 5% है सनलाइट का या टोटल सोलर रेडिएशन का। सो एनर्जी फ्लो जब इकोसिस्टम में हो रहा है, तो एनर्जी फ्लो के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर एनर्जी फ्लो, और दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसको हम कहते हैं फूड चेन। सो लेट्स टॉक अबाउट फूड चेन। फूड चेन की बात करते हैं हम। फूड चेन क्या है? इट इज दी, कैन वी कॉल इट एज a representation of transfer of energy in various trophic levels. What is food web वर्सेस जब हम बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या है? फूड वेब इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ये फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड है। दिस interconnection of the food chain is food web. As we know that linear food chain never exists in nature. linear food chain तो exist नहीं करती है, तो exist क्या कर रहा है? exist कर रही है food chain, right? So now in the food chain और food web में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है? एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है, एनर्जी फ्लो that is taking place according to 10% law. This law, 10% law, was given by Lindemann. Lindemann क्या कह रहा है? Lindemann के according, if producer level is having 1000 kilocalorie of energy, ये किसके पास है? ये है प्रोड्यूसर लेवल में। तो इस एनर्जी का ओनली 10% विल बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि हर्बीवोर के पास इसका 10% कितना हुआ? 100 किलो कैलोरी जाएगा। हर्बीवोर्स क्या होगा यहाँ पर? यहां से यहां जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, लेट्स चेंज द कलर,
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्रोड्यूसर से जो यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ओनली 10% ओनली। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है कोई, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 किलो कैलोरी। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर है कोई, टर्शरी कंज्यूमर के पास 1 किलो कैलोरी। फिर सी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है हर लेवल के ऊपर, only 10% energy will be transferred from one trophic level to the other trophic level. This is according to the 10% law which was given by the Lindbank. तो अगर आप इस लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन फूड चेन, लॉन्ग फूड चेन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत लंबी फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी नेचर में। क्यों नहीं कर पाएंगी नेचर में? क्योंकि अगर फूड लेवल के बहुत सारे इफ द लॉन्ग फूड चेन्स आर देयर देन एनर्जी ट्रांसफर जो है अल्टीमेटली हायर लेवल के ऊपर जो है वो नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में, मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो कितने होते हैं, दैट इज अराउंड 5। इससे ज्यादा लंबी फूड चेन्स नहीं हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द 10% लॉ। ये 10% लॉ की बात की हमने। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फूड चेन। फूड चेन्स की टाइप्स क्या क्या है, आइए टाइप्स की बात कर लेते हैं एक बार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड चेन। इकोलॉजी इजी टॉपिक है, आप बार बार रिवाइज करेंगे इसको, कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फूड चेन एंड इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं ये स्कोरिंग है बहुत। अगर आप इनको रिवाइज करोगे प्रॉपरली, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन एंड देन सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं डेट्रिटस और डेट्राइटस फूड चेन। जीएफसी बोले तो भाई ग्रेजिंग फूड चेन होएगा, ग्रेजिंग फूड चेन। डीएफसी बोले तो डेट्राइटस फूड चेन होएगा, फूड चेन। सो व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन? नाम से पता लग रहा है आपको इसके काम का। ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम जीएफसी से डिनोट कर रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। कहां से स्टार्ट हो रही है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। एंड प्राइम सोर्स यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा? सन होगा, दैट वी नो। दिस ग्रेजिंग फूड चेन is of two types. ग्रेजिंग फूड चेन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप्स हैं देखिए। एक आपकी आ जाएगी एक्वेटिक, एक ऑपरेट कर रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में और दूसरी ऑपरेट कर रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लेट्स टेक अप द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन, को ईट किया किसने? जू प्लैंक्टन ने। जू प्लैंक्टन को खाया किसने? स्मॉल फिश ने। स्मॉल फिश को खाया किसने?
लार्ज फिशेस ने। सो फाइटोप्लैंक्टन विल बी प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स है। यहाँ से स्टार्ट हुई है चेन, ये एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे, क्योंकि स्टार्ट हो रही है कहाँ से? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। टेरेस्ट्रियल की हम बात करते हैं। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस। ग्रास will be eaten up by grasshopper. Grasshopper will be eaten up by frog. फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? सपोज ईगल ने खाया। ईगल ने खाया। दिस इज टेरेस्ट्रियल बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो रही है। सो these are the two types of the grazing food chain. Now in the ecosystem, यहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है, in the ecosystem grazing food chain, in the ecosystem grazing food chain is the major food chain of aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem की ये major food chain है, grazing food chain. And second thing you need to learn that in grazing food chain 10% law is applicable. 10% लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है इन दी ग्रेजिंग फूड चेन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन की हम बात करते हैं। ओके, सो डेट्रिटस फूड चेन in the detritus food chain detritus or detritus food chain this food chain it starts from detritus, starts from detritus, prime source of energy, is not sun, and in the detritus food chain 10% law is not applicable. This is very important. डेट्रिटस फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो होगा वो 10% लॉ से के अकॉर्डिंग नहीं होगा, 10% लॉ इसमें फॉलो नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डेट्राइटस के ऊपर फीड किया अर्थवर्म को ईट किया बर्ड्स ने, और सपोज बर्ड्स को ईट किया फाल्कन।
राइट। सो अर्थवर्म यहाँ पे डेट्रिटस के ऊपर फीड कर रहा है, राइट। एंड इट इज द मेजर फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ये मेजर फूड चेन है, डेट्रिटस फूड चेन। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज पैरासिटिक फूड चेन? आइए इसकी बात करते हैं। पैरासिटिक फूड चेन, इसी को ही हम एक और नाम दे देंगे ऑक्सिलरी फूड चेन। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री के ऊपर फीड कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर है सपोज लाइसिस और टिक्स। ये क्या है? पैरासाइट्स हैं, वी नो दे आर द पैरासाइट, यस। और सपोज इनके ऊपर फीड कर रहे हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पे? यहाँ पे ये होंगे हाइपर पैरासाइट्स होंगे। क्या होंगे? दे विल बी हाइपर पैरासाइट्स। ठीक है, इस तरह की जो फूड चेन है इसको क्या बोल देंगे हम? दिस इज नोन एज पैरासिटिक फूड चेन और ऑक्सिलरी फूड चेन इसको हम बोलेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है स्टैंडिंग स्टेट वर्सेस स्टैंडिंग क्रॉप, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैंडिंग क्रॉप, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। आइए हम ये दोनों चीजें आपस ये अलग अलग कैसे हैं? स्टैंडिंग स्टेट is the amount of inorganic materials present, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? प्रेजेंट in an ecosystem, per unit time and per unit area। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? एंड व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ inorganic content, inorganic content का सॉरी, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, नॉट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंटेंट का अमाउंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, वी कैन टॉक अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप में, क्रॉप का मतलब ये होगा ना अमाउंट ऑफ बायोमास, and we will talk about number of organisms, that will be standing crop से आपकी आइडिया लग जाएगा आपको। okay, that will be standing crop। so total amount of biomass produced, we can call it as, इसको हम एक और टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को डिफाइन करना चाहें हम तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? we can call it as, हम इसको बोल सकते हैं क्या? we can call it as the
स्टैंडिंग क्रॉप वुड बी, स्टैंडिंग क्रॉप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, total amount of biomass produced, total amount of biomass produced at each trophic level, produced at each trophic level, right? This is important, so इसको हम कह सकते हैं this is standing crop. Okay, next हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, if a sparrow is there and that sparrow का एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्रॉफिक लेवल को थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए. yes, there is a sparrow जो है, अगर ये सिर्फ सीड्स खा रही है, T2 ट्रॉफिक लेवल के ऊपर T2 को बिलोंग करेगी. स्पैरो अगर ये बिलोंग कर सकती है T3 लेवल को, अगर ये इंसेक्ट्स को खा रही है तो. इट मीन्स सेम ऑर्गेनिज्म में बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. सेम ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग कर सकता है. सेकंड एग्जांपल इसी में हम देते हैं, देखते हैं हम. इसका एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये कितने ट्रॉफिक लेवल्स को बिलोंग कर सकते हैं? इंसेक्ट्स, हमें पता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो T3 को बिलोंग कर रहा है ये. और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है देन T1 को बिलोंग करेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सिमिलरली हाइड्रा की बात करते हैं हम. हाइड्रा कौन से ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेगा? T3 को बिलोंग करेगा. मैन अगर ये डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फीड कर रहे हैं, सो हमारा ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? What will be our trophic level? T3. Grass, then the herbivore, then man, right? So same organism may belongs to different trophic levels को belong कर सकते हैं depending upon their food habits. These are the few examples which we have discussed for examination point of view. Okay, now let's talk about ecological pyramids. अगली हम बात करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. सॉरी ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं. जस्ट अ मिनट, इसको ओके. इकोलॉजिकल pyramids. What are ecological pyramids? क्या है ecological pyramids? What they are? Ecological pyramids are pyramid-like structures, so they are the graphical representation
graphical representation of various parameters. पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? सच एज नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. So depending upon we have pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of energy हमारे पास हो सकते हैं. इन पिरामिड्स में हम क्या करते हैं? एट द बेस, किसी भी पिरामिड के बेस के ऊपर हम क्या रखेंगे? बेस ऑफ पिरामिड में रहते हैं प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स T1 के ऊपर नंबर हम कितना है, T2 के ऊपर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितना है, एंड T3 के ऊपर. डिपेंडिंग ऑन दैट विल गेट अ शेप. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एटसेट्रा. सो बेस में हम हमेशा क्या रखते हैं? किसको रखेंगे? एट द बेस वी आर ऑलवेज कीपिंग द प्रोड्यूसर्स को हम रखते हैं. सो तीन तरह के पिरामिड्स हो जाएंगे हमारे पास: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. 3 टाइप्स. दे आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के हैं. दैट इज नंबर 1 pyramid of numbers, number 2 pyramid of biomass, and number 3 pyramid of energy. 3 types, 3 तरह के हो जाएंगे. So first we talk about the pyramid of number. हम बात करते हैं pyramid of number की. What are the pyramids of number? So first let us discuss about the pyramid of numbers. What will be the pyramid of numbers? So in the pyramid of numbers we will be taking up the terrestrial ecosystem, grassland ecosystem and the aquatic ecosystem, and then we will be comparing these numbers there. So in the terrestrial ecosystem, first I am taking the pyramid of number. Pyramid of number we are taking first in the terrestrial ecosystem. So in the terrestrial ecosystem, if I take up the tree ecosystem, I am taking up tree ecosystem. In the tree ecosystem, the pyramid of number, it may be spindle shaped, or it may be inverted.
When I say spindle shape, let's take up example. एग्जाम्पल लेते हैं आप. सिंगल banyan tree we are having. सिंगल banyan ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स फीड कर रहे हैं. Many birds are feeding. This is a single banyan tree. Many birds are feeding on it. And birds को eagle is eating. So this is single banyan tree. इसके ऊपर फीड कर रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स. Many birds are feeding. And birds को खा रहा है ईगल. पिरामिड की शेप कैसे हो जाएगी? स्पिंडल शेप. सेकंड एग्जांपल, इन्वर्टेड पिरामिड कैसे होगा? लेट्स टेक अप एग्जांपल लेते हैं इसका भी हम. Suppose again there is a single banyan tree. सिंगल banyan tree के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो नंबर हम ज्यादा होगा उनका. एंड देन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स फीड कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज अगेन सिंगल banyan tree. इसके ऊपर फीड कर रहे हैं बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर फीड कर रहे हैं पैरासाइट्स. सो चिल्ड्रन, बच्चों, क्या शेप होगा पिरामिड का? पिरामिड का शेप होगा इन्वर्टेड शेप होगा. पैरासाइट्स में हम बात कर सकते हैं टिक्स की, लाइसिस की और बग्स की. So, pyramid, terrestrial ecosystem, two conditions we have discussed. Either it is spindle shape or it could be inverted in shape. Now, pyramid of number, दूसरा हम बात करते हैं in the grassland ecosystem. In the grassland ecosystem की बात करते हैं. In the grassland ecosystem, pyramid of numbers कैसे होंगे? Yes, बताइए कैसे होंगे? Yes, upright. pyramid नंबर कैसे होंगे? upright होंगे. ठीक है. थर्ड pyramid नंबर हम बात करते हैं aquatic ecosystem. In aquatic ecosystem also, aquatic ecosystem में भी any guess कैसे होंगे pyramid of numbers? Yes, they will be upright as well. यहाँ पर भी क्या होंगे? upright होंगे pyramid of numbers. Right? ग्रासलैंड की हम बात करते हैं. देखिए ग्रासलैंड में ओके, ग्रासलैंड का एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. ओके, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में let's take up the example grasses.
बहुत सारी होंगी। तो हमारा पिरामिड इस तरह से बन जाएगा। ग्रासेस को फीड कर रहे हैं ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर। सो इसका जो नंबर है दैट विल बी लेस देन ग्रास। इस तरह से पिरामिड बन जाएगा। ग्रास ऊपर को फीड कर रहा है सपोज फ्रॉग, अगेन नंबर ऑफ फ्रॉग विल बी लेस, यस, देन ग्रास ऊपर, ऐसे बन जाएगा। फ्रॉग को ईट कर रहे हैं स्नेक, अगेन नंबर ऑफ स्नेक विल बी यस लेस देन फ्रॉग। Snake may be eaten up by eagle, so this is eagle. Right? So here we can say producers, they are maximum in number. अब पिरामिड कैसा है हमारा ये देखिए, दिस इज अपराइट। पिरामिड कैसे है हमारा, दिस इज अपराइट। और ये नंबर्स हैं सारे ग्रासेस का, नंबर्स, यू कैन टॉक अबाउट द नंबर्स ओनली, नंबर्स हैं सारे के सारे ये। देयर विल बी सम नंबर, ओके। सपोज ग्रास का जो है मान लो 10,000 नंबर है ये, ग्रास ऊपर सपोज 2000, फ्रॉग सपोज 100, स्नेक्स है मान लो 45, ईगल है मान लो 2। दीज आर द नंबर्स, ओके। नाउ द सेकंड we'll talk about pyramid of biomass. Pyramid of biomass. Yes, we'll talk about pyramid of biomass. So, children, pyramid of biomass बच्चों कैसे होगा? Pyramid of biomass. Again, we'll talk about the टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। अपराइट होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, यस। हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड में भी अपराइट होगा। एंड हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक में कैसा होगा याद रखिएगा, इन एक्वेटिक इट विल बी इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा, ओके। अब इन्वर्टेड कैसे होगा? इफ आई टेक अप द बायोमास एंड बायोमास की यूनिट क्या होगी? ड्राई वेट में लेंगे अगर तो जनरली ड्राई वेट में ही लेंगे हम बायोमास को। इट विल बी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी यूनिट, यस, okay. So let's talk about the pyramid of biomass in aquatic ecosystem. Pyramid of biomass in
एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे होगा ये? लेट्स सी। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बायोमास। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड कर रहा है जूप्लैंक्टॉन। जूप्लैंक्टॉन का बायोमास है ज्यादा। जूप्लैंक्टॉन के ऊपर फीड कर रही हैं स्मॉल फिश। स्मॉल फिश का, यस स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, दिस इज स्मॉल फिश, दिस इज जूप्लैंक्टॉन, एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एंड स्मॉल फिश के ऊपर फीड कर रही हैं सपोज लार्ज फिश। दिस इज लार्ज फिश। यस यस, सो बायोमास की जब हम बात करेंगे, बायोमास की जब हम बात करेंगे तो ये पिरामिड कैसे आ जाएगा? दिस विल बी इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन सबसे कम होगा, जूप्लैंक्टॉन का उससे ज्यादा होगा, स्मॉल फिश का उससे ज्यादा होगा, एंड लार्ज फिश का उससे ज्यादा होगा। एंड वी कैन मेजर इट। हम इसको वैल्यू ले सकते हैं, कुछ कैसे मेजर करेंगे? एज आई सेड, यूनिट क्या होगी बायोमास की? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, राइट? सो इट विल बी इन्वर्टेड बायोमास होता है, right? Now, last one. Let's talk about इसकी बात करेंगे pyramid of energy. Let's talk about yes, pyramid of energy. Yes, pyramid of energy for every ecosystem. For every ecosystem, it will be upright. कैसा होगा ये? upright होगा। And 10% लॉ जो होगा will be applicable, ये लॉ एप्लीकेबल होगा इसके लिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए, राइट? सो इट विल बी ऑलवेज विल बी अपराइट, राइट? नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद रखिएगा। फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, every pyramid is upright. Every pyramid, चाहे वो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो अपराइट होता है। एवरी पिरामिड इज अपराइट। हर पिरामिड कैसा होगा? दैट विल बी अपराइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, what are the limitations of ecological pyramids? Ecological pyramids की limitations क्या क्या हैं? जल्दी से सोच के बताएंगे मुझे। what are the limitations? क्या क्या limitations हैं? yes, what are the limitations of ecological pyramids? यस, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली, फर्स्ट लिमिटेशन, यस बताएंगे।
पहली लिमिटेशन क्या जाएगी, इट डज नॉट कंसिडर, इट डू नॉट कंसिडर, ये कंसिडर नहीं करती है, डू नॉट कंसिडर the organism consider belonging to different trophic levels, different trophic levels, first limitation. second limitation क्या है, simple food chain never exists in nature, simple food chain never exist, पूरा जो बेसिक है इस चेन का, इकोलॉजिकल पिरामिड का, सिंपल फूड चेन के ऊपर है, बट सिंपल फूड चेन्स नेवर एग्जिस्ट. थर्ड, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स का क्या है, सैप्रोफाइट्स आर नॉट कंसिडर्ड, सैप्रोफाइट्स नॉट कंसिडर्ड, सैप्रोफाइट्स दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इनको कंसिडर नहीं किया जाता है. दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द लिमिटेशंस है. नाउ द लास्ट टॉपिक विच वी टेकिंग अप, लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट आर द इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज की जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग. यस, ecosystem services, all the services which are provided by the ecosystem, इसको ecosystem services बोलते हैं. हमें इसका मॉनेटरी टर्म्स है, हम अभी जो पेमेंट नहीं करते हैं, अगर पे करना पड़े देन ये एस्टिमेट किया गया था कि हमें यूएस डॉलर्स में 33 ट्रिलियन डॉलर्स इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है. ओके, तो सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन, यस इकोसिस्टम सॉइल फॉर्मेशन करता है. सेकेंड, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इकोसिस्टम करता है. क्लाइमेट रेगुलेशन का काम इकोसिस्टम करता है. एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और क्या प्रोवाइड करता है ये, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करता है. राइट, सो दीज आर दी. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है, अप्रॉक्स 50%. रिक्रिएशन में कंट्रीब्यूशन लेस देन 10% के आसपास. क्लाइमेट एंड सिमिलर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी लेस देन 10%. क्लाइमेट रेगुलेशन में 6%. हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ में अगेन 6% कंट्रीब्यूट करता है. सो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन द इकोसिस्टम को मेंटेन करने की हमारी ड्यूटी है. सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हम इस वीडियो में फिनिश करते हैं आज. प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा. अदर पार्ट्स और अदर चैप्टर्स के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इसको देखिएगा. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज यू नो दैट ये बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस को बनाने के लिए. तो आपका सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट अस
आपकी शेयरिंग जो है मोटिवेट करेगी। कमेंट्स लिखिएगा आप, और कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक, हम आपका करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।